नमस्कार, बहस के नंबर 1 शो ताल ठोक के में आपका स्वागत है। मैं हूं विशाल पांडे। मुंबई में हुए 26/11 हमले को आज 15 साल हो गए हैं। वो मंजर कौन भूल सकता है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात के जरिए आतंक को करारा जवाब दिया है। पीएम मोदी ने कहा, हम 26/11 हमला भूले नहीं हैं और आज भी हम आतंक को पूरे हौसले के साथ कुचल रहे हैं। 26/11 की वो साजिश पाकिस्तान से रची गई थी। हालांकि पाकिस्तान हमेशा से अपनी साजिशें झुठलाता रहा है, लेकिन उस हमले में जिंदा पकड़े गए आतंकी कसाब ने कबूल किया था कि कैसे पाकिस्तान की सेना की मदद से 10 आतंकियों को भारत में हमला करने के लिए भेजा गया था। आज भी पाकिस्तान आतंकी भेजने की कोशिश करता है, लेकिन भारत उनकी कमर तोड़ रहा है। आतंक के बीज बोते बोते आज पाकिस्तान कंगालिस्तान बन गया है, लेकिन उसकी हरकतें नहीं बदली। वो कश्मीर में मुस्लिमों के पीड़ित होने का प्रोपेगेंडा रचता है, लेकिन पाकिस्तान में ही अल्पसंख्यकों और हिंदुओं की हालत बद से बदतर है। वहां हिंदुओं की हालत कैसी है, इसका जीता जागता उदाहरण 2 तस्वीरें हैं। हाल में मंदिरों के जो तस्वीरें आई, उससे हम समझ सकते हैं पीओके में बीते 7 दिनों के भीतर शारदा पीठ और हिंगलाजा माता मंदिर में तोड़फोड़ की गई। ये तोड़फोड़ विकास के नाम पर पाकिस्तानी सेना ने कराई, जबकि वहां मौजूद हिंदू इसका लगातार विरोध कर रहे हैं। खुद पाकिस्तान ह्यूमन राइट्स कमीशन की रिपोर्ट कहती है कि वहां हर साल करीब 1000 लड़कियों को जबरन इस्लाम में धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। वहां माइनॉरिटीज के अधिकारों को कुचला जा रहा है। माइनॉरिटीज के साथ कितना इंसाफ हो रहा है, इसका अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि पाकिस्तान की सेना वहां के मुख्य सरकारी कार्यालयों में कितने हिंदू कर्मचारी काम कर रहे हैं, उसकी लिस्ट सारी दुनिया देख चुकी है। यानी साफ है, जो सुधर जाओ वो पाकिस्तान नहीं। ऐसे में आज पीएम मोदी ने पाकिस्तान को 2 टूक संदेश दिया है कि न 26/11 भूलेंगे, न पीओके छोड़ेंगे। यानी ना तो आतंक के खिलाफ भारत का रुख बदलने वाला है और ना ही पीओके के लेकर भारत का स्टैंड। आज नहीं तो कल पाकिस्तान के आतंक के चंगुल से पीओके भी बाहर आएगा। बस वक्त का इंतजार है। सवाल है कि पाकिस्तान सुधरेगा भी या यूं ही अपने ही पैतरों से उलझकर बर्बाद होता रहेगा। छब्बीस नवंबर हम कभी भी भूल नहीं सकते हैं। आज के ही दिन देश पर सबसे जघन्य आतंकी हमला हुआ था। आतंकियों ने मुंबई को, पूरे देश को थर्रा कर रख दिया था। ये भारत का सामर्थ्य है कि हम उस हमले से उबरे और अब पूरे हौसले के साथ आतंक को कुचल भी रहे हैं। आज देश से आतंकवाद का सफाया हो रहा है। भारत को इस बात पे बहुत गंभीरता से विचार करना चाहिए कि ऐसे लोग जो भारत में आतंकवाद फैलाते हैं, भारत को आतंकवाद का शिकार बनाते हैं, बेगुनाहों की निर्मम हत्या करते हैं, उनसे भारत को कैसे निपटना चाहिए। ये बड़ी दुख की बात है, क्योंकि जिन साजिश करता है उनको सजा करने का प्रावधान हमारे कानून में नहीं है, क्योंकि वो पाकिस्तान है। उन तमाम अगर आतंकवादियों को सजा देना पाकिस्तान का भी फर्ज है, लेकिन पाकिस्तान नहीं बाज आ रहा है। इसलिए एग्रेसिव हूं कि जम्मू एंड कश्मीर के पीएको को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? पीओके पर सिर्फ गैर कानूनी कब्जा कर लेने से पाकिस्तान की कोई लोकस स्टैंडाई नहीं बनती है। वह भारत का ही हिस्सा था, है और आगे भी हम मानते रहेंगे। तो अगर आज कल को पाकिस्तान ऐसी कोई हिमाकत करता है तो इंडिया उस पर जवाब देने में पूरी तरह से सक्षम है। परंतु ये कहना कि वो इजराइल जैसा अटैक करेगा जैसे गाजा पे हुआ है, वो नहीं हो सकता, क्योंकि इस वक्त इंडिया G20 का चेयरमैन है।
तो देखिए, सवाल यही है कि आखिरकार पाकिस्तान कब तक आतंकियों को पनाह देगा। भारत 26/11 हमले को भूला नहीं है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं शहजाद पूनावाला, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के सिन्हा रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आरती टिक्कू वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं जुड़ रही हैं, इरशाद अहमद खान नेता हैं पीएमएल के पाकिस्तान से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, राजा काशिफ पाकिस्तानी पत्रकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मुकीम खान एक और पाकिस्तानी पत्रकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और रविंद्र पंडित संस्थापक हैं शारदा कमेटी के, कश्मीर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पहला सवाल शहजाद पूनावाला आपसे ही, भारत ना तो 26/11 हमले को भूला है और ना पीओके को छोड़ेगा। भारत का लंबे समय से स्टैंड रहा है, क्या कहना चाहेंगे आज जब 26/11 हमले की बरसी है? देखिए, आज से 15 वर्ष पहले जो भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई में पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवादी हमले में जो निर्दोष भारतीय और हमारे शहीदों की हत्या की गई पाकिस्तान के द्वारा और पाकिस्तान के आतंकियों के द्वारा, उनके प्रति मैं सबसे पहले श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और एक बात जरूर कहूंगा कि हम ना इसको कभी भूलेंगे और ना हम कभी इस बात को भूलने देंगे। अब देखिए, 15 वर्षों में आज हम लोग 26/11 की बात कर रहे हैं, पर हमने 7 अक्टूबर का भी हमला देखा। आतंकवाद की प्रवृत्ति, आतंकवाद की फितरत, आतंकवाद की सोच में ज्यादा तब्दीली नहीं आई है, परंतु एक बात मैं जरूर करूंगा कि भारत की जो प्रतिक्रिया और निपटने का तरीका है उसमें बड़ा अंतर आया है। 15 वर्ष पहले जब 26/11 का हमला हुआ, तब जो हमारी सरकार थी उस समय पर एक मजबूत प्रतिक्रिया फली मेजर के कहने के बाद भी हम नहीं दे पा रहे थे। उस समय पर आपको याद होगा, हर तीसरे हफ्ते में बॉम्ब ब्लास्ट होता था। पुणे, मुंबई, चेन्नई, कोयम्बटूर, जयपुर, दिल्ली में 2 बार हो गया था। अलग अलग शहरों में बम ब्लास्ट होते थे और हम लोग वोट बैंक की राजनीति के चलते राष्ट्र नीति पर कड़े कदम नहीं उठा सकते थे। आज स्थिति यह है कि जब उरी होता है या जब पुलवामा होता है तो सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट एयर स्ट्राइक किया जाता है। आज हमने 370 और 35 से हटाकर जम्मू कश्मीर को न केवल भौगोलिक रूप से परंतु रूहानी रूप से भी हमने उसको आज भारत के साथ एकत्र किया है। वहां पर आज पत्थरबाजी से लेकर आतंकवाद की घटनाएं कम हुई है और हमने जो कड़ा स्टैंड लिया है, हमने ये स्टैंड लिया है कि आतंकवाद का कोई भी मैनिफेस्टेशन हो पूरी दुनिया में, उसके खिलाफ हम आखिरी छोर तक जाकर उस पर कार्रवाई करेंगे। आपने देखा होगा कि कई ऐसी खबरें भी सामने आई है। पठानकोट का जो मास्टरमाइंड था वो भी अब मारा गया। जिस प्रकार से और भी आतंकी लश्कर तैयबा के थे, कैजर फारूक जैसे, वो भी मारे गए। तो आतंकवाद का नतीजा हमेशा इस प्रकार से ही होता है। परंतु मैं पूछना चाहता हूं, क्योंकि यहां पर कोई पाकिस्तानी गेस्ट बैठे हैं, इन 15 वर्षों में पाकिस्तान आज कहां खड़ा है? इनके पास 4 ए हुआ करते थे, अल्लाह, आतंक, आर्मी और अमेरिका। आर्मी के खिलाफ इनकी खुद की नागरिकों ने बगावत कर दी है, अमेरिका इनको छोड़ चला है। आतंक के चलते आज अल्लाह भी इनके साथ नहीं है। जिस प्रकार से इनको चाइना जैसे देश का समर्थन लेना पड़ रहा है, वही चाइना जो जिंजियांग प्रोविंस में मुसलमानों को कैसे मारता है, तो चाइना और नॉर्थ कोरिया के अलावा पाकिस्तान आज विश्व पटल पर आइसोलेट हो चुका है। बिल्कुल बिल्कुल शहजाद जी, मैं इरशाद अहमद खान से आपके सवाल का जवाब लेता हूं। वहां पर जी अभी हमारे साथ जुड़ेंगे थोड़ी देर में, मैं इनसे लूंगा। फिलहाल मैं राजा काशिफ, पाकिस्तान के राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हैं। राजा काशिफ जी, आपको क्या लगता है कि जिस तरह से पाकिस्तान ने आतंकवाद को बढ़ावा दिया, आज उसका शिकार वही हो रहा है, और भारत तो अब पूरी तरह से बदल चुका है, भारत भूलने वाला नहीं है इस हमले को, और एक एक कर हम बदला भी ले रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया। मेरी आवाज आ रही है आपको? आ रही है जी। जी बहुत शुक्रिया। बुनियादी तौर पे यकीनन ये मैं समझता हूं कि ये अटैक्स बिल्कुल भी इसको मैं कंडेम करता हूं कि ये बड़े ही बुरे थे, और आपके सामने है कि 15 साल हो गए हैं इसको, और इंडिया इसकी क्या इन्वेस्टिगेशन, इसकी क्या चीजें सामने ला चुका है। आपके सामने है कि इसको तो ये भी कहा जाता है कि ये बेसिकली इनसाइड जॉब थी। अब सवाल ये राजा काशिफ साहब, आपने कसाब का बयान नहीं सुना था, जो कसाब ने कबूल किया पाकिस्तान की सेना ने मदद की है? यार आप मुझे एक बात बताएं पांडे जी, आपने क्या यहाँ पे जो कलभूषण बैठा हुआ है आपने उसको राजा काशिफ साहब, आप हाफिज सईद को संरक्षण देती है आपकी सेना, आपकी ISI, वहां पर और जो दूसरे आतंकवादी हैं मसूद अजहर जैसे, उनको संरक्षण देती है। आतंकवाद को कब तक पालेंगे? आपका देश खुद खत्म हो रहा है। आप ये बताएं पांडे जी, आपकी बात हो गई पूरी, तो मैं अर्ज करूं यार, ये बताएं
रिसर्च और एनालिसिस विंग के ऊपर आप इतना पैसा खर्च कर रहे हैं अपनी सिक्योरिटी पे, तो किस लिए कर रहे हैं? वो क्या राह आपने रखी हुई है रावण, वो किसके लिए है? राजा काशिफ साहब, अब भारत बदल चुका है। अब अगर आप उरी पर हमला करेंगे, बालाकोट पर हमला, अगर आप हमारे पुलवामा पर हमला करेंगे तो एयर स्ट्राइक और आपको सर्जिकल स्ट्राइक का सामना करना पड़ेगा। आप हमारी एजेंसी पे सवाल मत खड़े करिए। आपकी इनसाइड है, आप क्या नहीं कर रहे? देखिए अब इलेक्शन आ रहे हैं, मार्च अप्रैल में आप फिर कर लेंगे कोई, और उसके बाद अब इलेक्शन बीजेपी जीत जाएगी। ये तो नॉर्मल केस है ना। राजा काशिफ साहब, आप आतंकवादियों को कब खत्म करेंगे, कब पनाह देना बंद करेंगे, आप इसका जवाब दीजिए। भारत मजबूत है, भारत की चिंता मत करिए। 14 के बाद से आपका कोई एजेंडा भारत में चल नहीं पाया है पाकिस्तान का। नहीं, पाकिस्तान में भी भारत का कोई एजेंडा नहीं चल पाया। आप देखें कलभूषण हमारे पास हम पीओके ले लेंगे, चिंता मत करिए, तब आपको पता चलेगा भारत का हिस्सा ये पीओके। जब वापस आ जाएगा तब आपको पता चल जाएगा। आप रेफरेंडम क्यों नहीं करा रहे सर? राजा काशिफ साहब, पीओके की जनता जो वहां पर है वो भारत के पक्ष में ही रहती है। आप जाकर आप खुद रेफरेंडम करा लीजिए, आप ध्यान रख लीजिए वहां पे आपको जो कराना हो। अरे आपके पंडित नेहरू, ये तो आप ब्राह्मण तवा बना रहे हैं ना, कि ब्राह्मणों का मुल्क बना रहे हैं। राजा काशिफ साहब, आप कहां, अब आपसे जो सवाल पूछा जा रहा है उसका जवाब तो आपके पास है नहीं। तो मैं जो पूछ रहा हूं उसका जवाब आपके पास नहीं, हम तो जवाब आपको दे रहे हैं। भारत लगातार जवाब दे रहा है। आप लगता है सर्जिकल स्ट्राइक भूल गए हैं। आप इंटरनेट पे सर्च कर लीजिएगा, आप तो वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप एयर स्ट्राइक भूल गए हैं। भारत का जवाब हमेशा मिलता है। आतंकवाद के खिलाफ भारत हमेशा से मुखर रहता है। आप गोल्डन टेम्पल भूल गए। आप मुझे बताएं पांडे, आप शाह बेग भूल गए, जनरल शाह बेग। और राजा काशिफ साहब, इसी जवाब के बाद आप पीओके में हिंदू मंदिरों को निशाना बना रहे हैं। आपकी सेना हिंदू मंदिरों को तोड़ रही है, अल्पसंख्यकों पर लगातार अत्याचार कर रही है पाकिस्तान की सेना। पाकिस्तान में क्या बात कर रहे हैं आप? पांडे जी मुझे ये बताएं कि ये जो है ऑपरेशन ब्लू स्टार क्या था? राजा काशिफ साहब, आपके पास कोई जवाब नहीं है। पाकिस्तान हमेशा आतंकवाद पर एक्सपोज होता है। हमारे साथ यहां पर मेजर जनरल के सिन्हा साहब जुड़े हुए, मैं उनके पास चलता हूं। के सिन्हा जी, जब पाकिस्तान के पास जवाब नहीं होता तो अनर्गल बातें करना शुरू कर देते हैं। इनको कुछ तथ्यों के साथ आंकड़े याद दिला दीजिए। विशाल, जय हिंद। और पाकिस्तान से राजा साहब को मैं सुन रहा था, और इरशाद साहब भी शायद जुड़ेंगे, तो उनको मैं खैर मकदम कहता हूँ। हालांकि आज 26 से 11 का वो दिन है, वो एक दिन, वो कालनानुमा दिन जो कि विश्व के उस पटल पे अंकित होता है जिसमें 9/11 की एक जघन घटनाएं हुई थी। उसी के लाइन पे 26 से 11 या 7, हम जब बात करते हैं अक्टूबर की, जो अभी हम चल रहे हैं, दुनिया पूरी देख रही है। राजा साहब कहते हैं कि ये पूरा क्योंकि हमारे देश से ही कोई ऐसा चीज़ था जो हमने करवा दिया, और 2008 में बीजेपी की गवर्नमेंट शायद थी, या कोई गवर्नमेंट था पॉलिटिकल, उसको इसने हम भजाना चाहते थे, इसलिए हमने करवा दिया। देखिए राजा साहब, यदि आप आते हैं इंटरनेशनल लेवल पे और डिस्कशन करते हैं तो तथ्यों के साथ करें। ये जो सेक्चुअलियों की तरह आप चीज़ें पेश करते हैं, कह देते हैं कि हमने 2008 में हमारे यहाँ पर भी एक सशक्त गवर्नमेंट थी, और उसका रिट्रीब्यूशन आपने देखा कि किस तरह से 26/11 के बाद किस तरह से भारतीय सेना ने उन 10 आतंकवादियों को, उनको इस धरती पे ही मारा, और पूरी दुनिया के सामने वो पेश है। आज तो पूरी दुनिया उसको मानती है ना विशाल, कि 26/11 का नाम यूएन के अंदर में भी जब टेररिज्म के ऊपर बात होता है तो एपी सेंटर ऑफ टेररिज्म ऑफ पाकिस्तान की जब घोषणा होती है यूएन के पटल से, तब 26/11 की बात आती है। इसका सबसे बड़ा एक मैग्मा इसी बम्बे से, पुणे वाले से पूछिएगा, वो भी इसी इलाके से बिलोंग करते हैं। इसी जगह यूएन का टेररिज्म के ऊपर में सबसे बड़ी बैठक हुई थी, और पाकिस्तान के नुमाइंदे भी आए थे, और वो ज़्यादा दिन दूर नहीं, पिछले साल की ही बात है। तो इनको यह मैं याद दिला दूं, और इन्होंने एक्सेप्ट किया है कि केसाव के अलावा वो 10 आतंकवादी ये उन्हीं की धरती से आकर के, और वो चीज आज आप देख रहे हैं विश्व के अंदर में दूसरी जगह हो रही है, चाहे वो मिडिल ईस्ट हो। तो विशाल साहब, आपने कहा तथ्यों के साथ, मुझे कुछ उनको याद दिला दूं।
आपने अपने स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म को, जब आप स्टेट पॉलिसी बनाते हैं कि 1000 कट करेंगे आप अपने, और भारत को यह मैं तो कहता हूं कि यह हमारे से ही निकले हुआ देश है जो हमसे निकल के गया है 2 नेशन थ्योरी के ऊपर में, और आज 22 करोड़ की, क्योंकि इनकी भी संख्या घटी, क्योंकि ईस्ट पाकिस्तान तो बांग्लादेश बन गया ना। हाँ। इनसे ही निकल गया ना, हमने तो नहीं निकाला, वो वहीं से निकले हुए वो देश थे। उन्होंने टेररिज्म को नहीं चाहा, इसलिए आकर के वो आज बिल्कुल बिल्कुल के सिन्हा साहब, इसीलिए देखिए पाकिस्तान कंगालिस्तान भी बन रहा है, क्योंकि जिस आतंक की नर्सरी। जी राजा साहब को समझाता हूं एक बात, जी जल्दी से। जी राजा साहब को समझाना चाहता हूं। जो राजा साहब, जो आप ये कहते हैं ना कि भारत ने ही 26/11 कर लिया, इसके अलावा उरी कर ली, पठानकोट कर लिया, उसका पुलवामा भी किया। जनाब ये आप ये सुन लें, आज देख रहे हैं ना, आपने रिसर्च एंड नेशनल विंग का भी बात किया, आप देख रहे हैं ना आपकी जितने तंजीमें हैं, लश्कर तोयबा, हिजबुल मुजाहिदीन, चाहे आप और भी जो खड़ा कर लिए अल बदर, ये जितने भी आपके तंजीमें हैं, हिजबुल मुजाहिदीन, उसका क्या हाल है, उसका क्या हर्ष है। एक एक चुन चुन के मारे जा रहे हैं, चुन चुन के मारे जाएंगे और मारे आगे भी मारे जाएंगे। हमारे साथ इरशाद अहमद खान साहब हैं। जी इरशाद अहमद जी, क्यों नहीं सुधर रहा है पाकिस्तान, क्यों नहीं सुधर रहा है? आपका क्या मकदम है? आप आज भी हाफिज सईद को बहुत सुरक्षित जगह पर रखते हैं, आतंकवादियों का समर्थन करते हैं, आतंकवादियों को पनाह देते हैं। नहीं पांडे जी, सिर्फ मुझे जनरल साहब से पूछने दें। मैं आऊंगा राजा काशिफ साहब, मैं आऊंगा आपके पास, मैं आऊंगा। फिलहाल इरशाद अहमद खान साहब। इरशाद साहब से पूछिए ना, इरशाद साहब। पहले आप इरशाद साहब कि ये आप मार रहे हैं। मैंने कहा सलाम वालेकुम आपको। राजा साहब एक मिनट बोलने दें। वालेकुम सलाम बोल रहे हैं साहब। देखिए आप क्या इसी तरह लड़ जाते हैं इरशाद अहमद खान साहब, मैंने टीवी पर ही दिख जा रहा है। राजा काशिफ साहब ही आपको बोलने नहीं दे रहे। पाकिस्तान में क्या लोकतंत्र होगा, आतंकवादियों को आप बढ़ावा देते हैं। बोलिए इरशाद अहमद साहब। देखिए आपने हमें कहा साहब, राजा साहब को बोलने दीजिए। राजा साहब एक मिनट प्लीज यार बोलने दें यार। आप मानते हैं, अभी आपने कहा है जनरल साहब, अब पीछे ना हटिए। चलिए इरशाद अहमद खान साहब जवाब दीजिए। आप मुझे कह रहे थे। हाँ इरशाद अहमद खान साहब आप जवाब दीजिए, कब तक पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाह देता रहेगा? कब सुधरेंगे आप लोग? हाथ में कटोरा आ गया फिर भी नहीं सुधर पा रहे हैं। इरशाद साहब आप कह रहे हैं कि हम बाज नहीं आते, मैं तो कह रहा हूं कि आप क्यों अपनी दहशतगर्दी से बाज नहीं आते, क्यों आप अपनी दगाबाजी से बाज नहीं? इरशाद अहमद खान साहब कौन है, किसने 26/11 हमला कराया मुंबई पर? वो पाकिस्तान था। और जनरल साहब इरशाद अहमद खान, आपका झूठा प्रोपेगेंडा हम नहीं चलने देंगे। 26/11 हमले के पीछे पाकिस्तान का हाथ था, पाकिस्तान की सेना थी, पाकिस्तान की ISI थी। दुनिया आप दुनिया भर में बेनकाब हो चुके हैं, कब तक स्वीकार करेंगे? आप देखें, या तो मुझसे सवाल ना करें या फिर मुझे जवाब दें। नहीं आप जवाब दीजिए, लेकिन गुमराह मत करिए। हम आपको जवाब देने के लिए मंच दे रहे हैं, गुमराह करने के लिए नहीं। मैंने अभी जवाब दिया नहीं, अभी मैं बोलना शुरू हूँ जी। मैंने अभी बोलना शुरू नहीं किया तो चीखें आपने पहले से मारनी शुरू कर दी। मैं ही कह रहा था कि जनरल साहब को तो मिर्ची क्लब से बाहर नहीं आते, पता नहीं हो आए हैं, मुझे लगता है कि वहां डांस कर रहे हैं। ये दूसरी बात यह है कि आप बात कर रहे थे कि हम मंदिरों को गिरा रहे हैं और गुरुद्वारे गिरा रहे हैं। आप अगर आज ही की हमारे वजीर आला पंजाब की बात सुन लें, गुरु नानक में जो सिख भाई आए हुए हैं उनके लिए, उनके साथ मीटिंग हुई। आज हमने तजीनो आराइश का काम शुरू करा दिया मंदिरों में। इरशाद अहमद खान साहब, आपका पाकिस्तान आस्था का अपमान कर रहा है, अल्पसंख्यकों पर अत्याचार कर रहा है। POK में 7 दिनों में मंदिरों को तोड़ा गया है। यूनेस्को ने जिस शारदा पीठ को धरोहर माना उसे पाक की सेना ने तोड़कर कॉफी शॉप बना दिया। आप कैसे बात कर रहे हैं? बात सुन लें पहले। शारदा पीठ को तोड़ा कि नहीं, उसकी बाउंड्री वॉल को कॉफी शॉप बनाया कि नहीं, आप हमें इसकी जानकारी दीजिए। या आप झूठ बोल रहे हैं या मुझे सच बोलने दें, खुदारा एक मिनट। अरे इरशाद अहमद खान साहब, पाकिस्तान ही झूठा है, आपके नेता झूठे हैं, भाइयों के साथ आपकी सेना झूठी है। हमारे गुरुद्वारे, आपके गुरुद्वारे, आपके की तज़ीनो आराइश का काम हम लोगों ने शुरू कर दिया। इरशाद अहमद खान साहब, सिंध के हिंगलाज माता मंदिर में पाक सरकार ने अतिक्रमण के नाम पर बुलडोजर चला दिया।
ओ भाई हम तजीनो आराइश कर रहे हैं, हमने नहीं सुधरेंगे, नहीं सुधरेंगे आप लोग, नहीं सुधर सकते हैं आप लोग का एक ही इलाज है सिर्फ, नहीं सुधर पाएंगे आप लोग। दहशतगर्दी से जब तक आतंक का संपूर्ण नाश नहीं होगा तब तक आप लोग नहीं सुधरने वाले। आप कितना भी उनको संरक्षण दे लीजिए। मैं आरती टिक्कू जी के पास चलता हूँ। आरती टिक्कू जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ी हुई। आरती टिक्कू जी, कब सुधरेगा पाकिस्तान? क्यों नहीं सच स्वीकार कर पाते हैं? पूरी दुनिया में बेनकाब हो गए पाकिस्तान के ये जो लोग बैठे हुए हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने उन तमाम पुलिस वाले, हमारे सोल्जर जिन्होंने मुंबई पे हमला किया, और उस वक्त हमारे जो जवान थे, उस वक्त हमारे पुलिस वाले थे जिन्होंने शहादत दी, जो शहीद हुए इस देश के लिए, और आम नागरिक को बचाने में जिन्होंने अपनी जानें गंवाई, उन सबको मेरी तरफ से श्रद्धांजलि। अब आपका सवाल कि पाकिस्तान क्या सुधरेगा, कब सुधरेंगे, देखिए ये तो सवाल ही मेरे ख्याल से गलत है, क्योंकि पाकिस्तान पहली बात तो ये है, पाकिस्तान एक आर्टिफिशियल कंट्री है, एक आर्टिफिशियल कंस्ट्रक्ट है। असली जो भी, अगर आपको इतिहास मालूम हो तो 40,000 स्क्वायर माइल्स जो ड्यूरेंट लाइन के इस तरफ है, जो पाकिस्तान को मिला, वो पश्तूनिस्तान माना जाता है। अफगानियों से पूछिए उनका इतिहास, बलोच लोगों से पूछिए उनका इतिहास, तो वो कहेंगे आपको कि पाकिस्तान आर्मी, जिनको ब्रिटिश ने मुफ्त में इतनी बड़ी टेरिटरी पश्तून लोगों से लेके दी, छीन के लेके दी, बलोच लोगों से लेके दी, सिंधी लोगों से ली, POJK जिसकी बात आज हम कर रहे हैं और जिसका संकेत प्रधानमंत्री जी ने भी दिया, वो भी सारा जो जमीन है वो अलग अलग एथनिक ग्रुप्स की है, अलग अलग कम्युनिटीज की है। POJK हमारी जमीन है। मैं कश्मीरी हूँ, कश्मीर की रहने वाली हूँ, और इस वक्त मैं आपसे कश्मीर से ही बात कर रही हूँ। और पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर जो है वो जम्मू एंड कश्मीर का एक अभिन्न अंग है, और ये एक ना एक दिन वापस लेके ही आएगा, लेके ही रहेंगे हम लोग। पाकिस्तान क्या सुधरेगा? पाकिस्तान है कौन? पाकिस्तान आर्मी जो है वो भाड़े के टट्टू है। कभी वो अमेरिकन के लिए लड़ाई करेंगे, कभी वो चाइनीज के लिए लड़ाई करेंगे, कभी तो वो शायद नॉर्थ कोरिया के लिए भी लड़ाई करेंगे। भाड़े के टट्टू है, तो उनका सुधरना तो नामुमकिन। इरशाद अहमद साहब बीच में नहीं, इस तरह से बीच में नहीं। मैं चाहूंगा इरशाद अहमद खान साहब आपके पास आएंगे, आप तब बोलिएगा। अभी फिलहाल आरती टिक्कू जी की बारी है। इरशाद अहमद खान साहब, आपकी बात तो दुनिया नहीं सुनती है। अब आप आतंकवाद को इतना बढ़ाते हैं, कोई सीरियस नहीं लेता है। आप क्यों बीच में बोल रहे हैं? आपके पास आएंगे, आपको मौका देंगे। आरती टिक्कू जी की बारी है, फिर मैं शहजाद पूनावाला जी के पास जाऊंगा। पाकिस्तान आर्मी जो है वो भाड़े के टट्टू है। इन्होंने अलकायदा को जन्म दिया, इन्होंने अलकायदा को शरण दी, इन्होंने ओसामा बिन लादेन। इरशाद अहमद खान साहब, इरशाद अहमद खान साहब, कम से कम अपनी जुबान पर थोड़ा सा कंट्रोल रखिए। जो आज आप मजबूर कर रहे हैं हमको कि हम आपकी ऑडियो डाउन करें। बेशरम होके एक वरिष्ठ पत्रकार, एक कश्मीर में बैठी हुई पत्रकार जो आरती टिक्कू है, वो आपको सच का आईना दिखा रही है। आप सच का आईना देखने से इतना घबराइए मत। आरती टिक्कू जी आपको सच का आईना दिखा रही है और आपके चेहरे पर घबराहट साफ नजर आ रही है। आपके चेहरे पर यह घबराहट है। इरशाद अहमद खान साहब, आपके चेहरे पर घबराहट है आरती टिक्कू जी ने जो आपको आईना दिखाया है। आप नहीं चुप होंगे, मुझे पता है आप नहीं चुप होंगे। 75 साल में आरती टिक्कू जी 1947 में कबालीज भेजे और उन लोगों ने नन्स तक का रेप किया। आप समझने की कोशिश कीजिए ये कैसे दहशतगर्द है। और 1947 में ही इन्होंने अपना चेहरा दिखाया था। नन्स तक को नहीं इन्होंने छोड़ा, खुलेआम इन्होंने लोगों को कत्लो गैरत किया। 1947 की जो का हॉरर है आज तक लोग भूले नहीं है, और इनको लगता है कि POJK में इनसे लोग खुश है। बिल्कुल खुश नहीं है। POJK के लोगों के पास ना खाने को है आज कुछ, ना पहनने को। वो बेचारे तो भीख मांगने पे आए हुए हैं।
ये लोगों को शर्म नहीं आई, कभी नहीं सुधरेंगे। इन्होंने आतंकवाद, चलिए देखिए, आरती टिक्कू जी ने बिल्कुल साफ आईना दिखा दिया पाकिस्तान को कि पाकिस्तान सुधरने वाला नहीं है। मैं शहजाद पूनावाला जी के पास जाऊं उससे पहले हमारे साथ मुकीम अहमद जुड़े हुए। मुकीम अहमद साहब, आप ही कम से कम बता दीजिए कि कब तक आतंकियों को पालेंगे, कब तक, आखिर कब तक? ओके, अब मुझे मेहरबानी करके बात करने दीजिए, तथ्यों पर सुकून से सुनिए। आप गुमराह करने का प्रयास मत करिएगा, नहीं तो मुझे टोकना पड़ेगा। जी यार, आप तो मिर्चें चबा रहे हैं भाई, सुकून लीजिए। नहीं, मैं सुकून में हूं, आप लोग सुकून में रहिए। भारत हमेशा सुकून में है, चिंता मत करिए। हमें भारत की सेना, भारत की एजेंसीज पर हमें पूरा भरोसा है, आप चिंता मत करिए। अच्छा, मेरे ऊपर भी थोड़ा भरोसा करें ना, 1-1.5 मिनट के लिए। पाकिस्तान तो भरोसे के लायक ही नहीं है। खैर, हम आपको आपकी बात रखने का मौका देते हैं, बताइए। यार कहां से, अब आई एम ट्राइंग टू बी वेरी डिसेंट, लेकिन आप जिस तरीके से मतलब बात नहीं करने देनी, तो आप बात रखिए, मैं मौका दे रहा हूं आपको, आप बात रखिए। देखिए, आतंकवाद किसी भी शक्ल में हो, कहीं से भी हो, इट्स कंडेमेबल। मैं बड़ा क्लियरली कह रहा हूं, विदाउट मिंसिंग द वर्ड्स। दूसरा, इसमें कहीं भी ये प्रूव नहीं हुआ कि ये कोई पाकिस्तान लेड इवेंट था। उसकी वजह मैं आपको कितने सबूत चाहिए मुकीम साहब? 1 मिनट यार, 1 मिनट ना, सबूत मैं दे रहा हूं ना। कसाब का कबूलनामा आपने नहीं सुना? अरे वो कुलभूषण यादव का कबूलनामा भी मुकीम अहमद साहब, कसाब का कबूलनामा आपने नहीं सुना? मैंने सब सुना। हाफिज सईद कहां पर बैठा हुआ है? मेरी गोद में बैठा हुआ। यार 1 मिनट बात तो करने दो। मुकीम अहमद साहब, हाफिज सईद कहां पर बैठा हुआ है? मेरी गोद में बैठा हुआ है, बात तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि आप लोगों ने उसको हमेशा से संरक्षण दिया है। वो पाकिस्तान से अपने आतंकी संगठन को चला रहा है, यही आपकी सच्चाई है। यार 1 मिनट सांस ले लो, छुरी के नीचे क्या हो गया आपको? मुकीम अहमद साहब, आपको सच बताते हैं तो मिर्ची लगती है। नहीं, मिर्ची आपको लग रही है, मुझे नहीं लग रही है। जरा मुझे, आप चिंता मत करिए। भारत हमेशा से मजबूत है और पाकिस्तान की ऐसी छोटी धमकियों से बिल्कुल नहीं डरने वाला है। ओ यार 1 मिनट सांस ले लो, चबा क्यों रहे हो? मुकीम अहमद साहब, आप जवाब दीजिए, हाफिज सईद कहां पर है? कब तक आप आतंक के जो कैंप है उनको अपने सीमा में रखेंगे? सुधर जाइए मुकीम साहब, अपने देश को कहिए सुधर जाए। आप अपनी बात रखिए। सुन लो, बात मेरी सुनिए। राकेश मारिया जिसने इन्वेस्टिगेट किया था अजमल कसाब को, उसकी किताब एक लॉन्च हुई है और उसके जवाब में बीजेपी के रहनुमा राम माधव ने कहा है कि ये किताब जाहिर करती है कि आईएसआई की साजिश कामयाब नहीं हुई, लेकिन कांग्रेस के कुछ लोगों ने इसे उस वक्त कामयाब बनाने की कोशिश की। मुकीम अहमद साहब, आप कहां से तथ्यों को उठा रहे हैं हमें नहीं पता, लेकिन हमें अपने देश की जांच एजेंसियों पर पूरा भरोसा है और दुनिया के सामने 26/11 हमले को लेकर पाकिस्तान बेनकाब हो चुका है कि पाकिस्तान का हाथ था, ये पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड हमला था। नहीं, सुनिए ना, क्यों अब मुकीम साहब, आप देखिए, गुमराह करेंगे तो मुझे बोलना पड़ेगा, आप गुमराह करेंगे तो मुझे आपको टोकना पड़ेगा। आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप आतंक की निंदा कर रहे हैं लेकिन आतंकियों को छिपा रहे हैं। ये दो बातें एक साथ नहीं चल सकती है ना साहब। यार आप 2009 में पाकिस्तान ने 7 आदमी अरेस्ट करके उनके ऊपर केस चला रहे हैं रावलपिंडी की अदालत में। वो सब जानते हैं किस हालत में आप आतंकवादियों को रखते हैं, दिखाने के लिए केस चलाएंगे, उसके बाद उनको सारी सुविधाएं देंगे। डोंट डू दिस। मार्च 2012 में, मुकीम अहमद साहब, 2013 में हर कोई जानता है। मैं शहजाद पूनावाला से जवाब लूंगा। वाले से सुन लें फिर आप। नहीं, मुकीम अहमद साहब, आप गुमराह करेंगे तो मुझे टोकना पड़ेगा। शहजाद पूनावाला साहब, जवाब दीजिए आप। इनको कितने सबूत चाहिए पाकिस्तान को? देखिए, हम जब भी बोलते हैं हम गुमराह करते हैं। देखिए, आपने अपनी बीन बजानी होती है। क्या मैं अपनी बात रख सकता हूँ विशाल जी? शहजाद पूनावाला जी, आपकी बारी है। बाजा बजाते हैं। कोई बात नहीं, इरशाद साहब सुन लीजिए, अभी शहजाद जी आपको बता देंगे, आप सुन लीजिए एक बार। आप किसी की बात तो सुनेंगे, सुन लीजिए शहजाद जी। आरती टिक्कू जी झूठ बोल रही थी उनको। इरशाद जी, शहजाद पूनावाला जी की बारी है, मैं फिर आपके पास आऊंगा। शहजाद जी देखिए, यहाँ पर जो तीनों पाकिस्तानी लोग बैठे हैं ये कहते हैं कि पाकिस्तान का आतंकवाद से कोई लेना देना नहीं है। बीच में मत बोलिए, मैंने आपके बीच में नहीं बोला, मैंने आपकी सारी बातें सुनी। ये कहते हैं पाकिस्तान का आतंकवाद से कुछ लेना देना नहीं है। तो ओसामा बिन लादेन कौन से इलाके में मिला था?
अब कह दीजिए कि ओसामा बिन लादेन भी आतंकवादी नहीं था, वो शहीद था। एक प्रधानमंत्री ने तो कहा ही है आपके कि वो शहीद था। और पाकिस्तानी के कौन से तर्क और तथ्यों को मैं सीरियसली लूं? यहां पर आपके रमीज राजा कहते हैं कि नासा डाइट बनवाती है रोनाल्डो का। अब मैं आपकी बातों को सीरियसली कैसे लूं? पर हाँ, मैं 2-3 बातें आपको कहना चाहता हूं। देखिए, भारत और पाकिस्तान में अंतर क्या है। भारत ने अभी G20 की अध्यक्षता की, आप जो है V20 में लगे हुए हैं। एक आप हो, आपके साथ दो लोग और हैं और 18 आतंकवादी है। चाइना है, नॉर्थ कोरिया है और 18 आतंकवादी और आप। ये आपका V20 है, हम लोग G20 की अध्यक्षता कर रहे हैं। आप आंख बंद करके पूरी दुनिया के जो मल्टीनेशनल्स है उनके सीईओ के नाम सोचिए। कहीं सत्य नडेला निकलेगा, कहीं सुंदर पिचाई निकलेगा, और सीईओ ऑफ टेररिस्ट ग्रुप के नाम सोचिए तो कोई ना कोई पाकिस्तानी निकलेगा। और आज भारत की विशालता यह है कि भारतीय मुसलमान, भारतीय जनता पार्टी जो सत्ताधारी पार्टी है उसका प्रतिनिधित्व करते हुए पाकिस्तान को आईना दिखा रहा है। आपके यहां से मजाल है कि कोई अहमदिया आ जाए, मजाल है कोई शिया आ जाए, मजाल है कोई, भाई मैं हिंदू की तो बात ही नहीं कर रहा, आप शिया और अहमदिया को भी मौका नहीं दे सकते हैं। ये डिफरेंस है हमारे में और आप में। और आपके एक नेता की बात सच साबित हुई। जुल्फिकार अली भुट्टो ने कहा था कि हम घास खा लेंगे पर तो हम बम बनाएंगे। ये कश्मीर और बम के ऑब्सेशन में आज घास खाने की नौबत आई है। 40% इन्फ्लेशन है, आप आटा नहीं मिल रहा आपको, आप कश्मीर के पीछे भाग रहे। आप कश्मीर का सपना छोड़ दीजिए, आटा कहां से आएगा ये देखिए। और कम से कम जो मर्म से बोल रही है आरती टिक्कू, जो मर्म से विशाल जी बोल रहे हैं आपको, उसको आत्मसात कीजिए, उसको अपनाइए कि आतंकवाद के पीछे दौड़ते दौड़ते आपने अपनी क्या हालत बना दी है। 26/11 के आतंकियों को तो इरशाद साहब में मौका दूंगा, इरशाद साहब मौका दूंगा। एक वो देखिए कुछ कह रहे हैं, देखिए पाकिस्तान के खिलाफ कह रहे हैं। आपने G20 में क्या किया? G20 के बाद आपने उन ममालिक में अपने सिखों के साथ क्या किया? कनाडा में G20 की आड़ में आपने इरशाद अहमद खान साहब, वो इरशाद अहमद खान साहब बिना किसी सबूत के कनाडा ने अब तक कोई सबूत नहीं दिया है। झूठे आरोप मत लगाइए। आप पूरे सिख, देखिए आप झूठ बोलेंगे मुझे टोकना पड़ेगा। आप पूरे सिख समुदाय को इस तरह से टारगेट नहीं कर सकते हैं। आप पूरे सिख समुदाय को इस तरह से टारगेट नहीं कर सकते हैं। दबने के लिए नहीं होते हैं लोग। इरशाद अहमद खान साहब, आप सिख समुदाय को टारगेट नहीं कर सकते हैं। कनाडा ने जो आरोप लगाए वो अनर्गल है, बेबुनियाद है। अब तक कनाडा कोई सबूत नहीं दे पाया है। जब आप सवाल करते हैं तो जवाब सुनने की हिम्मत रखा करें, या बुलाया ना करें या सवाल सिखों की बड़ी बात कर रहे हैं ना। मैं पूरा मौका दूंगा, लेकिन प्रोपेगेंडा चलाने और झूठे आरोप लगाने का मंच मैं नहीं दे सकता हूं, मुझे माफ कीजिएगा विशाल जी। मैं आपके दबाव में नहीं आऊंगा। मोदी जी ने आप झूठ नहीं बोल सकते उसके मंच पर। क्या किया विशाल जी? एक सेकंड जी शहजाद जी, जल्दी से, फिर मैं रविंद्र पंडित जी के पास भी जाऊंगा। एक सेकंड, लोगों को बंदी नहीं बनाया गया। जी शहजाद जी, देखिए आपकी बात आ गई, मैं शहजाद पूनावाला जी से जवाब आने दीजिए। कैसी बात करते हैं आप लोग? शहजाद जी। हाँ, इरशाद जी, अभी आपने सिखों की बड़ी चिंता की। मैं आपसे एक ही सवाल पूछना चाहता हूँ। करतारपुर साहिब कॉरिडोर का जो वो ट्रस्ट है, जो मैनेजमेंट देखता है, उसके अध्यक्ष को आपने किसको बनाया है? सिख को बनाया है? कोई सिख है? वहां पर भी आपने सिख हटाकर मुस्लिम बना दिया, जबकि वो सबसे होलिएस्ट साइट है सिखों का। सिखों के प्रति आपकी क्या दुर्भावना है? गुरुद्वारे पर हमला से लेकर महाराजा रंजीत सिंह के मूर्ति पर हमला किसने करवाया? वो पाकिस्तान में हो रहा है। चलिए जवाब दीजिए इरशाद साहब। शहजाद पूनावाला के सवाल का आप जवाब दे दीजिए। आप कहते हैं आपको बोलने का मौका नहीं मिल रहा है ना, आप जवाब दीजिए। इरशाद अहमद खान साहब, आप शहजाद पूनावाला के सवाल का जवाब दीजिए। सिख लोग उनसे पूछिए वो कितने खुश हैं। अरे इरशाद अहमद खान साहब, आप इस सवाल का जवाब क्यों नहीं दे रहे जो शहजाद पूनावाला ने आपसे पूछा है? कितनी बद्दुआएं देते हैं आप लोगों को, आप जैसे एजेंटों को, जो हिंदुस्तान में माइनॉरिटीज का रहना दोबर किया हुआ है। कितना वहां से इरशाद अहमद खान साहब, या भारत के अल्पसंख्यक बहुत अच्छे से रह रहे हैं। आप अपने देश के हालात देखिए, वो खुश हुए जो लोग, आप अपने देश के हालात देखिए। रविंद्र पंडित जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कश्मीरी एक्टिविस्ट हैं। रविंद्र पंडित जी से मैं अगला सवाल लेता हूं। रविंद्र पंडित जी, आप तो कश्मीर में हैं, कश्मीर से ही इनको सच का आईना दिखाइए। ये लोग सच नहीं सुनना चाह रहे हैं। ये लोग आतंकवाद के इतने बड़े समर्थक हो गए कि इन्हें सच नहीं सुनना है। मैं तो पांडे जी क्या कहूं, इन्हें सबको पता है कि 32 साल पहले क्या हुआ है हमारे साथ में। तब भी मैं जाके वहां पे एज ए पीस बिल्डर इस टाइम LOC के ऊपर हूं। और एक प्रश्न इनसे सबसे पूछना चाहता हूं, अपने पैनलिस्ट से भी, इनसे भी, क्या कोई मजहबी जगह जो है कोई एंटरटेनमेंट की जगह बन सकती है? क्या किसी मजहबी जगह में कहीं पे भी आपने देखा है कि कॉफी होम बनते हुए?
जो आप लोगों ने अभी शारदा पीठ पे बनाया, हमारी उस मुकद्दस जगह पे जो हमारा मक्का है। और आप जान लीजिए ये कि हम शारदा पीठ के लिए जान देंगे और शारदा पीठ को नहीं छोड़ेंगे। और ये वो मुसलमान है आपकी तरफ से जो 2016 में कामयाब हुए शारदा पीठ के ऊपर फूल चढ़ाने में। हमने वहां पे शारदा माता की तस्वीर लगाई, वो भी मुसलमान है। और जो आपकी आर्मी है उनको आगाह करना चाहता हूं कि ये कोई एंटरटेनमेंट की जगह नहीं है। आप कब तक रोकेंगे हमारे कश्मीरियों को? हमारे कश्मीर में ऐसे कभी नहीं हुआ है कि किसी मजहबी जगह की जो है आप बेहरमती करेंगे। ये आप ठीक पहुंचाइए उस ब्रिगेडियर तनवीर अहमद तक ये खबर कि हमारा सिविल वाला जो तनवीर अहमद वहां जाता है और वो आना चाहता है हमको दिवाली पे मिठाई देने के लिए एलओसी टीटवाल पे। एलओसी टीटवाल वो जगह है जहां हमने फिर 75 साल बाद जो है शारदा मंदिर का कयाम फिर से अमल में लाया है वहां पे, और मंदिर चल रहा है। और हम जब उस ब्रिज पे जाते हैं, जो अफसोस से चिल्लाना गांव आपकी तरफ है वो हमारा है, वो आपका नहीं है। आपका 22 अक्टूबर 1947 का वो दिन जो ब्लैक डे है, उसके बाद में जो आप काबिज हुए हैं, वो चिल्लाना भी मेरा उतना है जितना टीटवाल है। और आप ब्रिज पे उनको आने नहीं दे रहे। ये कौन सी पाक हुकूमत है? सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आप नहीं मानते हैं? पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर, पीओके, कोई आपने अलग से ही कोई एजे के कंट्री बनाई, उसका सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर मेरे हक में कि एनक्रोचमेंट नहीं होएगी शारदा पीठ पे 3 जनवरी 2018 का। इसका क्या माने रहा? ये पाकिस्तान आर्मी उसके ऊपर जो है दीवार ढह के गिरा के जो है वहां पे कॉफी होम बनाएगी। ये एनक्रोचमेंट की इजाजत किसने दी? या तो आप अपने पीओके के सुप्रीम कोर्ट को बंद करें या पाक आर्मी को वहां से हटाइए। वहां आपने ब्रिगेड कायम किया 2016 में, लास्ट बात आपने उसको हिफाजत के लिए वहां रखा पाक आर्मी को, ना कि वहां पे कॉफी होम बनाने के लिए और पेरिफेरल वाल, बाउंड्री वाल गिराने के लिए। राजा काशिफ हम जानते हैं कि मजहबी जो है सेंटिमेंट्स के साथ खेलना क्या राजा होता है। काशिफ जी, और हमने ये सब चीजें उठाई है और आपके लोग वहां प्रेसिडेंट सुल्तान बैरिस्टर और बाकी लोग चुप बैठे हैं इस टाइम। वो किस चीज की पपेट गवर्नमेंट है वहां पे? बिल्कुल रविंद्र पंडित जी, मैं आपके पास दोबारा आऊंगा। मैं राजा काशिफ से जवाब ले लेता हूं आपके सवालों पर। राजा काशिफ जी, क्यों आप मंदिर की दीवार गिरवा रहे हैं और कॉफी शॉप बना रहे हैं? जी हाँ, पूछें आप। मैं यही पूछना चाह रहा हूं जो रविंद्र पंडित जी ने सवाल उठाया है कि आखिरकार हमारे हिंदू धर्म के जो मंदिर हैं वहां पर उनकी दीवारें गिराकर आप कॉफी शॉप क्यों बना रहे हैं? अच्छा देखें पांडे जी, जहां जहां इशू हो रहा है मंदिर पे वो हल किया जा रहा है। हिंदू मतरुका बोर्ड बिल्कुल बाकायदा मौजूद है पूरे पाकिस्तान में। अब मसला ये हो गया है कि हिंदुओं की तादाद अगर आप देखें तो वो आपको सिंध में ज्यादा मिलती है। वहां अगर इशू कहीं क्रिएट हो रहे हैं तो उसको हल किया जाता है, सोल्यूशन निकलता है। और पांडे जी, मैं आपको जेन्युइन बताऊं, मेरे यूट्यूब पे मौजूद है। मैंने एबटाबाद में जो एक मंदिर था जो बंद था, पेशावर से एक हिंदू आए, वहां पे उन्होंने उसके ऊपर पूरा विजिट किया। मैंने तो उनको कहा कि आप इसको रीओपन करें, आपके लोग हैं, आपको होना चाहिए एबटाबाद में। अगर आपके थोड़े से भी राजा काशिफ साहब, रविंद्र पंडित जी को आपने सुना, आपने रविंद्र पंडित जी को सुना? हम कहीं भी मना नहीं करते। राजा काशिफ साहब, आपने रविंद्र पंडित जी को सुना, उनके दर्द को सुना, उनकी भावनाएं सुनी आपने कि हम सबको राइट्स देते हैं। आपकी सेना अल्पसंख्यकों पर अत्याचार कर रही है, आप ये सच स्वीकार कर लीजिए। यार पांडे जी, अब आप अच्छा सुने, आज एक तो तय हो गई कि आपके सामने जनरल सेना साहब ने कहा कि पाकिस्तान में जितने अटैक हुए हैं, पिछले दिनों मर्डर हुए, ये सब रा ने किए हैं, इंडियन ने किए हैं। अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने कहा ये सब हो रहा है और हमारी रिसर्च एनालिसिस विंग काम कर रहा है। तो पांडे जी, ये बात इंडिया के सबसे बड़े चैनल पे आज ये बात तय हो गई। राजा काशिफ साहब, आप बयानों को तोड़ मरोड़ कर पेश मत करिए। के सिन्हा जी ने, मैं के सिन्हा जी से मैं सवाल ले रहा हूं, लेकिन आप बयानों को तोड़ मरोड़ कर पेश मत करिए। पाकिस्तान आतंकवाद की जननी है और पाकिस्तान उसी आतंकवाद का शिकार हो रहा है जो भारत के खिलाफ इस्तेमाल करता है। के सिन्हा जी, आपके बयानों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का प्रयास कर रहे हैं राजा काशिफ। मुझे जनरल साहब को सुनना है। जनरल के सिन्हा के बहुत सारे बयानों को और बहुत सारे जो फैक्ट्स हैं उसको करके इवन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाते हैं लोग, वो जाए 3-4 जगह। देखिए, मैं अपना दलील को नहीं चेंज करता हूं। मैं नहीं कहता हूं कि यहां पर रॉ ने कराया। मैंने ये कहा, ये सच्चाई है। पाकिस्तान के अंदर में ओन फैक्शंस
और ये आपके लोगों को कहना है उन फैक्शंस के अंदर में, चाहे वो लश्कर तोयबा हो, हिजबुल मुजाहिदीन हो, या जितने भी फैक्शंस अभी आपने बनाए हैं, जिसमें तहरीक तालिबान भी एक फैक्शन है, वो उन लोगों के अंदर में अपनी जो वॉर है, जो अपनी आतंकवाद का एक और चेहरा है विशाल जी, जिसको आप समझने की चेष्टा कीजिए। जो आज उनके अंदर में लीडरशिप की वॉर चल रही है, जिसको इन्होंने पैदा किया था 90 के दशक में जवाहरलाल ने, वही चीजें कट्टरता लाए थे। आपने बार बार पाकिस्तान आर्मी की नाम ली। पाकिस्तान आर्मी एक सेकुलर फोर्स हुआ करती थी बिफोर 90s। उसको जवाहरलाल ने एब्सोल्युटली इस्लामिक जिहाद का एक नारा दिया और इतने तंजीमें खड़ी की, आज वही अंदर से खा रही हैं। आज 19 चाहे जिस भी तंजीम के हैं, वो आतंकवादी मारे जा रहे हैं, जो ने पाकिस्तान की धरती से, और यूएन के अंदर में वो सब नोटेड टेररिस्ट हैं, वो मारे जा रहे हैं उन्हीं तंजीमों के लोगों के द्वारा। और राजा साहब ये सुने, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये पाकिस्तान आर्मी की आईएसआई की रिपोर्ट है, ये पाकिस्तान आर्मी के उनकी रिपोर्ट है जो यूएन में भी पेश हो रहा है। सुनिए साहब, आपके तोड़ मरोड़ करके चीजें पैदा करने से नहीं होती। विशाल साहब, आज हम डिस्कस कर रहे हैं 26/11 के उस काले दिन की कारनामों के ऊपर में, जहां शहादत के बाद हमने पूरे विश्व के अंदर में आतंकवाद के उस नंगे चेहरे को सामने लाया। 9/11 हुआ, उस समय भारत बोला। हमारे ऊपर में तो हमारे पार्लियामेंट में अटैक हुआ था 2001 में, 2008 में हुआ था 26/11, और 26/11 के बाद हमने कहा टेररिज्म इज द ओनली थिंग विच इज गोइंग टू हैव ए ग्लोबल प्रॉब्लम। आज क्या है ये ग्लोबल प्रॉब्लम? आपको सब जगह दिखाई दे रहा है। किस चेहरा की, उस चेहरे को बिल्कुल के सिन्हा साहब, आतंकवाद का नाम आता है, पाकिस्तान का नाम स्वतः आ जाता है, अपने आप लोग पाकिस्तान की चर्चा करने लगते हैं। आज आपने सुना ना 26/11 के मन की बात सुनी ना आप? मन की बात मैं बताता हूं, मन की बात। और ये मन की बात यहां के भारत के जो हमारे 150 करोड़ लोग हैं, 140 करोड़ जो 150 की संख्या में जाने, उनकी उठी हुई आवाज आज पूरा विश्व पहचानता है। आज यही बिल्कुल के सिन्हा जी, मैं मुकीम अहमद से एक सवाल लेता हूं। मुकीम अहमद साहब, और ये चाहे वो ट्रांस अटलांटिक हो, चाहे इंडो पैसिफिक हो, मुकीम अहमद साहब, आतंकवाद का नाम आते ही पाकिस्तान का नाम अपने आप क्यों आ जाता है? ये आपकी एक ज़हनी वो परसेप्शन है कि जिसमें आप लोगों को वो पाकिस्तान फोबिया है, और कोई चक्कर नहीं है। इस केस में पर्टिकुलर, जिस केस पे आप गुफ्तगू कर रहे थे व्हाइल यू आर टॉकिंग, इसमें पाकिस्तान का कोई रोल आप प्रूव नहीं कर सके हैं। ये आपका अपना एक बयानिया, आपने एक नैरेटिव बिल्ड कर लिया है अपनी पॉलिटिक्स के लिए, अपने इलेक्शन जीतने के लिए और लोगों को अपने पीछे चलाने के लिए। अब आपके सामने है कि पाकिस्तान में ये केस मैच्योर होने जा रहा है और वो 2009 से चल रहा है। इंडिया 2 बार उनका डेलीगेशन आया इन्वेस्टिगेटर्स का, कोई ताउन नहीं किया गया। सिर्फ एलिगेशन जैसे आप जबानी लगा रहे हैं, वो ऐसे ही फाइल बना के उनके हवाले कर दी। उन्होंने 24 गवाहों को मांगा, इंडिया ने अभी तक नहीं दिया। आप फैक्ट चेक कर लें। दूसरा, उन्होंने सेल फोन्स मांगे थे इन्वेस्टिगेट करने के लिए, उसके वो जो शेल और जो होल थे वो मांगे थे, इंडिया ने वो नहीं दिए। मुकीम अहमद साहब, देखिए मैंने आपकी बात बहुत गंभीरता से सुनी। मैंने आपकी बात बहुत गंभीरता से सुनी। को नहीं दिए आपने। मुकीम अहमद साहब, देखिए आपको कितने भी हम सबूत दे दें, पूरी दुनिया सबूत दे दे, जो आतंकवाद को पालता है वो कैसे मानेगा? वो तो कुछ भी स्वीकार नहीं करेगा ना, वो तो आतंकवादियों की बात मानेगा। वो भारत की बात, अमेरिका की बात, किसी और की बात क्यों मानेगा? देखिए, आप मीडिया भेजें, आपको तो जो हाफिज सईद लिख कर दे देगा कागज पे, आप वो कागज को सही मानेंगे? पाकिस्तान की तो फितरत बन चुकी है। जेल में सड़ रहा, पाकिस्तान की जेल में सड़ रहा है। जेल में सड़ नहीं रहा है, ना। आप ये दुनिया को दिखा सकते हैं जेल में सड़ रहा है। वो पूरा साम्राज्य चला रहा है आतंकवाद का हाफिज सईद। सिर्फ दिखाने के लिए आप जेल की बात कर रहे हैं। आरती टिक्कू जी, आप हाफिज सईद पर ही इनको एक जवाब दीजिए कि कैसे जेल में सड़ रहा है हाफिज सईद। मुझे तो पता है कि हाफिज सईद पूरे आतंकवाद का वहां सरगना बना हुआ है। देखिए, हाफिज सईद को ये मान के चलिए कि उनको बचाने के लिए वो हर तरकीब निकालेंगे पाकिस्तान आर्मी, जो आप और मैं नहीं सोच सकते। इनका काम ही,
पाकिस्तान आर्मी का दूसरा नाम दहशतगर्दी है। सिंपल सी बात है, आप इसमें जरूर कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। सिंपल सी बात है कि उन्होंने, मैंने लगातार आपको एग्जाम्पल दिए 1947 से लेकर अभी तक। अभी रजौरी में हमने देखा आतंकी हमले में हमारे जवान शहीद हुए, और 26/11 में जो अजमल कसब ने स्टेटमेंट्स दिए, जो पूरी दुनिया ने देखा, जो कैमरा पे कैप्चर हुआ, जिस तरह से उसने अंधाधुंध भारतीय लोगों की हत्या की, वो किसको क्या बताएंगे? ये हाफिज सईद छोड़िए, मसूद अजहर छोड़िए, आपको याद होगा जब IC-814 को हाईजैक करके ले गए, ये तो बहुत ही शान शौकत के साथ मसूद अजहर को कंधों पे लेके गए थे। तो इनको तो शर्म ही नहीं आती। इनका नाम ही है दहशतगर्दी, पाकिस्तान और कुछ नहीं है। इन्होंने दहशतगर्दी करके पहले तो भारत से इतना बड़ा जमीन का टुकड़ा छीना, दूसरा दहशतगर्दी करके बलोच लोगों के अधिकार छीन लिए, POJ के को ऑक्यूपाई कर लिया, पश्तून लोगों की जमीन छीन ली, सिंधी लोगों की जमीन छीन ली। ये है क्या? ये कुछ भी नहीं है। और ये आज इतना चिल्ला रहे हैं टीवी स्टूडियोज में बैठ के, अभी भी शर्म नहीं आ रही है कि पाकिस्तान, शर्म तो पाकिस्तान को आ ही नहीं सकती है, क्योंकि जो दहशतगर्दी का पर्याय बन चुका है, आतंकवाद का पर्याय बन चुका है, उसको शर्म कैसे आएगी? आरती टिक्कू जी, आपने बहुत सही सवाल किया। शहजाद पूनावाला, किस तरह से आतंक का अंत करेगा भारत? यार पहले अपने आतंक से बाज आ जाओगे। इरशाद अहमद खान साहब, आपके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, पूरी दुनिया जान रही है आतंकवाद पाकिस्तान पाल रहा है। शहजाद पूनावाला का जवाब आने दीजिए। आप लोग देखें, मुझे नहीं सुनेंगे आप। पूरी दुनिया में दहशतगर्दी आप लोग। चलिए, आपको मैंने लगातार सुना। शहजाद पूनावाला जी, जवाब दीजिए, भारत कैसे खत्म करेगा आतंकवाद को? फैलाने वाला सिर्फ एक विशाल, पहले देखिए, मैंने किसी के बीच में नहीं बोला, मैं 30 सेकंड में अपनी बात खत्म करता हूं। विशाल, पहले हमारा MFN स्टेटस था, MFN तरकीब। जब आतंकवादी हमला करते थे, हम उनको फिर भी मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा देते थे। आज मोदी जी के राज में MFN नहीं, MTJ, मुंह तोड़ जवाब स्टेटस बन चुका है। तो कोई आतंकवादी हमला करेगा, उसको घर में घुसकर मुंह तोड़कर जवाब दिया जाएगा। और मैं यहां पर 3 पाकिस्तानी पैनलिस्ट से एक ही सवाल पूछना चाहता हूं। ये कहते हैं ना कि आतंकवाद हम नहीं करते, चलिए भारत के विषय में तो कभी मानेंगे नहीं, इनसे पूछ लीजिए बारी बारी से, हमास ने जो 7 अक्टूबर को किया, वो आतंकी हमला मानते कि नहीं मानते? क्या उसको कंडेम करते कि नहीं करते? उसमें तो बच्चों को नहीं छोड़ा उन्होंने। एक पाकिस्तानी इन तीनों में से बैठा हुआ है ना, वो बोल दे कि ये कंडेमनेबल आतंकी हमला था जो किया, तो मैं स्वीकार लूं कि ये लोगों की बातों में कोई तर्क है। पूछ लीजिए एक से भी कि ये बिना कोई शर्त उस आतंकी हमले को कंडेम करते हैं और मानते हैं हमास को आतंकी। चलिए देखिए, फिलहाल वक्त इतना ही है। शहजाद पूनावाला, KK सिन्हा, आरती टिक्कू, इरशाद अहमद खान, मुकीम अहमद साहब, राजा काशिफ साहब, आप सब हमारे साथ जुड़े, बहुत शुक्रिया।